किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं की फसल जो है हमारी 25 दिन की हो चुकी है और अभी तक मतलब नवंबर लास्ट तक कम्प्लीटली पूरी तरह गेहूं की बुवाई हो जाती है। अब कुछ जगह पे जहाँ पे धान की खेती की जाती है, धान की लेट वैरायटी लगाई जाती है, तो वहाँ पे गेहूं की लेट बुवाई होती है। समथिंग 15 दिसंबर तक बुवाई हो जाती है कम्प्लीटली। अब जो धान के बाद गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। और दोस्तों जो 20 से 25 दिन की जो फसल हो चुकी है हमारी गेहूं की, वहाँ पे हमको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है ताकि हमारी गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन हो सके, 30 प्लस उत्पादन हो सके। तो A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गेहूं की फसल में 20 से 25 कुंटल उत्पादन मतलब नॉर्मली हमारे किसान भाइयों, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट में देखता हूँ, वहाँ पे मेरे को ये दिखता है कि सर 20 से 25 कुंटल ही उत्पादन होता है 1 एकड़ में। अब 20 से 25 कुंटल भी उत्पादन हो रहा है और काफ़ी किसान भाई ऐसे भी है 30 प्लस उत्पादन भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 30 प्लस उत्पादन ले रहे हैं वो किसान भाई कैसे खेती करते हैं, और जो 20 से 22 कुंटल उत्पादन ले रहे हैं वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यदि आप धान के बाद गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो वहाँ पे उत्पादन थोड़ा मैंने कम देखा है। मतलब धान के बाद यदि हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो वहाँ पे उत्पादन गेहूं का थोड़ा कम हो जाता है। और इसके अपोजिट यदि हम सोयाबीन की खेती के बाद या फिर मूंग उड़द की खेती के बाद यदि गेहूं की फसल लगाते हैं तो वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं डिटेल में। दोस्तों जो दलहन वर्गीय फसल है, जैसे आपकी सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, ने सोयाबीन की हार्वेस्टिंग की है, मूंग की हार्वेस्टिंग की है और उड़द की हार्वेस्टिंग की है। इसके बाद यदि हम जो बचा हुआ अपशिष्ट है उसमें यदि आग नहीं लगाते हैं तो उससे काफ़ी बढ़िया खाद हमारी मिट्टी को मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों हमको ये दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है उनके अपशिष्ट में आग नहीं लगाना चाहिए, कि उनके जो बाकी बच्चे जैसे डट्ठल है तो उनमें आग नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले के ज़माने में आपने सुना हो या काफ़ी हमारे किसान भाई जो बुज़ुर्ग किसान भाई है उन्होंने देखा भी होगा, पहले दोस्तों ढेंचा लगाया जाता था। ढेंचा जो कि नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया स्रोत है। दोस्तों पहले के हमारे जो किसान भाई थे वो क्या करते थे, जैसे ढेंचा को लगा दिया और 1 साल बाद मिट्टी में मिला दिया करते थे। इससे क्या होता था, जो हम यूरिया से नाइट्रोजन दे रहे हैं ना, हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी नाइट्रोजन की, मतलब इतना यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। अब हम नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया से दे रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों ढेंचा से दिया जाता था। और एक बार ढेंचा यदि आपने खेत में मिला दिया तो ये समझ लीजिए आपके खेत में बम्पर उत्पादन होती थी। ऐसा पहले के ज़माने में होता था, आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करता है। और आजकल क्या है, थोड़ा टेक्निकल खेती आ गई है। मतलब दोस्तों जैसे उर्वरक में ही ले लीजिए, हालांकि ये मिट्टी ख़राब कर रहे हैं। जैसे आपका ये यूरिया कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये आपका उत्पादन बढ़ा देगा, उत्पादन अच्छा निकलेगा, लेकिन इससे मिट्टी पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो हमको अभी समझ नहीं आ रहा है। ये आप पंजाब वालों से पूछिए, उनसे पूछिए कि भाई यूरिया का क्या मतलब है, ऐसे ये मिट्टी को बर्बाद करता है, वो आपको डिटेल में समझा देंगे। क्योंकि वहाँ पे यूरिया का सही मायने में यूज़ उन्हीं को पता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं और वहाँ पे उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा है। और उत्पादकता क्यों ज़्यादा है, वो यही कारण है, जितना फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब अच्छी खेती यानी माइंड वाली खेती क्या होती है, आप फर्टिलाइज़र भी कम यूज़ कर रहे हो और उत्पादन भी अच्छे ले रहे हो। यदि ऐसा कर रहे हो क्योंकि इसमें हमारी लागत भी बच रही है और उत्पादन पे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, हम मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक पे जाएंगे और थोड़ा केमिकल पे जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो मिट्टी बेकार हो रही है उसको भी सुधारा जा सकता है और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक पे भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिक पे ऐसे आ सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से खेती में हम थोड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब जो हमारे धान के बाद जो गेहूं की बुवाई कर रहे हैं वो समझ लेते हैं कि उनको क्या क्या सावधानियां रखनी है और अच्छे उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले तो आपकी यदि धान की कटाई हो चुकी है तो आप सबसे पहले मिट्टी को बारीक कर लीजिए। मतलब आपको 2-3 बखर चलानी है और इसके बाद थोड़ा दोस्तों धूप लगने दें। हालांकि ज़्यादा आपके पास यदि टाइम नहीं है तो मिनिमम 1-2 दिन की धूप लगने दें। इसके बाद आपको मिट्टी बारीक कर लेना है। मिट्टी बारीक करने का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो अंकुरण होता है गेहूं का वो हमारा अच्छा होता है। मतलब हमारी जो बुवाई है वो बेकार होने के चांस कम रहते हैं। जैसे जितनी बारीक मिट्टी रहेगी उतना आपका अंकुरण अच्छा होगा। हालांकि रोटावेटर गीले में नहीं चलाया जाता है, लेकिन सूखे में आप रोटावेटर चला सकते हो। गीले में यदि आप रोटावेटर चलाते हो तो जो रोटावेटर की जो ब्लेड है वो अंदर ही अंदर नीचे मिट्टी में एक लेयर बना देती है। आप कभी भी देखिएगा जब हम गीले में रोटावेटर चलाते हैं तो जो जहाँ से जो रोटावेटर की ब्लेड काटती है तो वो वहाँ पे लेयर बना देती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए गीले में रोटावेटर कभी ना चलाएं। अब जो सूखे में यदि आप रोटावेटर चला के मिट्टी बारीक करते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मिट्टी को आपको बारीक कर लेना है और इसके बाद गेहूं की बुवाई करना। बीज उपचार जरूर करें दोस्तों। बीज उपचार का क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो बीज जनित रोग है जो बीजों से लगते हैं वो हमारी फसल में नहीं लगते हैं। और बीज जनित रोग इतने खतरनाक होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल पे नुकसान करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बीज उपचार करके ज़रूर बुवाई करें। अब ये हो गई बुवाई। अब इसके बाद दोस्तों आपको नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी पहले वाली वीडियो में मैंने बताया। मतलब 50 से 160 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको नाइट्रोजन की मात्रा रखनी है। अब लेकिन यहाँ पे पोटास की मात्रा आपको बढ़ाना है। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो धान के बाद गेहूँ लगाते हैं। यहाँ धान के बाद यदि आप गेहूँ लगा रहे हो तो वहाँ पे आप पोटास की मात्रा थोड़ी बढ़ा के रखें। क्योंकि दोस्तों अक्सर मैंने देखा है धान के बाद यदि गेहूँ की फसल हम लगाते हैं, गेहूँ की हम बुवाई करते हैं तो वहाँ पे क्या है उत्पादन थोड़ा कम मिलता है। और यदि हम पोटास की थोड़ी मात्रा बढ़ा के रखें तो वहाँ पे हम उत्पादन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आपको पोटास की मात्रा थोड़ी बढ़ा के रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही रखनी है। और ये नाइट्रोजन आपको आधी नाइट्रोजन बुवाई करते समय डालना, आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में आपको डालना है। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी कमेंट मेरे पास आते हैं कि सर धान की कटाई हो चुकी है और धान की कटाई के बाद हम गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से धान के बाद यदि हम गेहूं लगा रहे हैं तो हमको बहुत कम उत्पादन मिल रहा है। तो धान के बाद उत्पादन कम क्यों मिलता है उसका बहुत बड़ा कारण है और इसको ये बारे में मैं डिटेल में समझाऊँगा आपको कभी। अब यदि आप उसमें पोटास की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ा के रखते हो तो हम उत्पादन थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको 20 से 21 दिन के बाद आपको क्या करना है धान वाले खेत में, वो भी मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। यदि दोस्तों आपने धान के बाद गेहूं की बुवाई करी है और 20 से 21 दिन की फसल हो चुकी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने दिन की आपकी फसल हो चुकी है। दोस्तों समय समय पे मैं पूछता रहता हूं कि आपकी फसल कितनी बड़ी हो चुकी है, किस स्टेज पे है। हेल्प मिलेगी दोस्तों कि हमारे जो किसान भाई है उनकी फसल किस स्टेज में है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना सकता हूं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कृषि से जुड़ी सारी जानकारी समय समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।